और आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। 7 क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 से थोड़ा सा अलग था, वो थोड़ा अलग प्रकार का था। ठीक है, मामूली सा अंतर है, बाकी तरीका वही है, वही करना है, सेम उसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत 18 है। चलो, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 संख्याओं के औसत 18 है। उसके बाद में देखिएगा क्या क्या दे रखा है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो एक संख्या क्या किया है? हटा दिया। अच्छा, एक संख्या हटाने पे कितनी संख्या बचेंगी? 6 से 4 संख्या बचाएगी। ये हमें पता है कि इसे एक संख्या 5 संख्या है टोटल। 5 संख्या में से यदि एक संख्या हटा दी तो अपने पास में कितनी संख्या बचेगी? 4 संख्या बचेगी। यानी 5 संख्या का औसत तो 18 इसने दे दिया है, लेकिन जो शेष एक संख्या बचेगी ना, एक संख्या हटा देंगे, एक संख्या अपन हटा देंगे तो कितनी संख्या बचेगी? 4 संख्या बचेंगी। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। तो औसत कितना हो जाएगा? 4 संख्याओं का औसत 16 हो जाता है। 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या पूछा है? हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए, ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत है, क्या लिखते हैं? 5 संख्याओं का औसत बराबर 18। 5 संख्याओं का योग, ये कितना हो जाएगा? 18 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। ठीक है, 18 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा और ये कितना आएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है, यानी 5 संख्याओं का हमें पूछा है, औसत दे रखा है हमें। 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 18, यानी प्रत्येक संख्या लगभग 18 18 है। इस प्रकार से हमें औसत दे रखा है। तो औसत दे रखा है तो यानी पांचों संख्याओं का जो योग है ना, योग हमें पता चल जाएगा कि पांचों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ओके, पांचों संख्याओं का योग कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? यदि एक संख्या हटा दी जाए, एक संख्या हटाने पर, एक संख्या हटाने पर शेष बची 4 संख्याओं का औसत दे रखा है। ठीक है, देखो एक संख्या हटा दी तो कितनी संख्या शेष बचेंगी? सभी को पता है, यदि 5 में से एक संख्या हटा देंगे तो कितनी संख्या शेष बचेंगी? 4। तो 4 संख्याओं का इसने औसत कितना दे दिया कि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यानी एक संख्या हटा दी तो औसत कितना हो गया? 4 संख्याओं का औसत कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है, अब 4 संख्याओं का योग क्या होगा? 4 संख्याओं का योग है, और ये 4 संख्याओं का योग क्या होगा? 4 संख्याओं का योग क्या होगा?
4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 को, कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया कि 5 संख्याओं का योग तो 90 है, 90, यानी 5 संख्याओं का योग है, 5 संख्याओं का टोटल योग कितना है 90 है, 5 संख्याओं का टोटल योग 90 है, और 4 संख्याओं का टोटल योग कितना है 64 है, यानी 4 संख्याओं का टोटल योग कितना है 64 है। अब 4 संख्याओं का योग 64 है और उसमें एक संख्या और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी हटाई गई संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। हटाई गई संख्या बराबर 5 संख्याओं का योग माइनस 4 संख्याओं का योग है। ठीक है, 5 संख्याओं का योग है माइनस 4 संख्याओं का योग है, और ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। इसका मतलब हटाई गई संख्या कितनी है 26, 26 है, हटाई गई संख्या कितनी है 26। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी जो CHSL के पेपर चल रहे हैं उसमें आ रहे हैं, ये जो अभी करवाया है इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 संख्याओं का माध्य 24 है, 13 संख्याओं का माध्य कितना दे रखा है 24 दे रखा है, यानी 13 संख्याओं का जो माध्य है वो 24 दे रखा है। ओके, 13 संख्याओं का माध्य 24 है, 13 संख्याओं का माध्य 24 है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहे हैं 3 जोड़ रहे हैं, तो नए माध्य का में क्या परिवर्तन होगा, तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा, ये पूछा हमसे। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो माध्य भी 3 आगे चला जाएगा, ये तो बात सीधी सी है। ठीक है, यानी माध्य 24 है तो 3 आगे चला जाएगा, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। आंसर तो डायरेक्ट यहां से ही आ जाएगा सीधा सा इसका। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा हम लिखेंगे माना 13 संख्याएं, हम 13 संख्याओं को क्या मान लेंगे 13 संख्याएं कौन सी हैं, x1, x2, x3, x4,
x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12 और x13। इस प्रकार से हम इन 13 संख्याओं को मान लेंगे। ठीक है, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8 से लेके x13 तक मान लिया। ठीक है, इनका माध्य निकालते हैं। माध्य x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 प्लस x12 अपॉन में क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, या माध्य हमें दे रखा है पहले से ही। माध्य क्या दे रखा है, हाँ सॉरी, इनका माध्य निकालने का फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, तो पहले तो ये बाद में लिख लेंगे। ये भी गड़बड़ नहीं सर, ये ठीक है, ये चलेगा। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 x13 अपॉन 13 और इनका माध्य कितना है 24 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 प्लस x13 अपॉन 13। ये 13 इधर आ जाएगा, या 13 मल्टीप्लाई 24 और इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 312 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस डैश डैश x13। अब ये हो गया कि इन सभी संख्याओं को जोड़ने पे जो संख्या आएगी ना, वो कितना आएगा 312 आएगा। ठीक है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर नई संख्या, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पे नई संख्या जो बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी वो देखिएगा। तो प्रत्येक संख्या यानी x1 था, x1 में कितना जोड़ दिया 3 जोड़ दिया। ठीक है, फिर x2 था उसमें 3 जोड़ दिया, फिर x3 था उसमें क्या जोड़ दिया 3 जोड़ दिया। इस प्रकार से x13 है उसमें भी क्या जोड़ देंगे 3 जोड़ देंगे। यानी मैंने डैश 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 लगा के ये किया यहाँ पे, डैश 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 लगा के, इसका मतलब ये x1 प्लस 3, x2 प्लस 3, x3 प्लस 3, x4 प्लस 3, x5 प्लस 3, x6 प्लस 3 ऐसे होके कहां तक है x13 प्लस 3 तक है। समझ गए इस बात को, x13 प्लस 3 तक है। अब इनका माध्य निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इनका माध्य निकालेंगे। ठीक है, तो मैं ऊपर से इसको थोड़ा साफ कर देता हूं और फिर देखिए जब हम इनका माध्य निकालेंगे यहाँ पे, नया माध्य, इसको आप पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर नया माध्य, या मैं डायरेक्ट इसको नया माध्य लिख देता हूँ। नया माध्य इक्वल टू क्या आ जाएगा, नया माध्य इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा देखो यहाँ से x1 प्लस 3 प्लस x2 प्लस 3 प्लस x3 प्लस 3 प्लस डैश 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 x13 प्लस 3 अपॉन में ये कितनी संख्याएं हैं, ये कितनी संख्याएं हैं, अपन इनको काउंट करेंगे तो कितनी संख्या आएंगी, ये 13 संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे इस प्रकार से होगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस, इनको तो एक जगह लिख लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ऐसे करके डैश डैश x13 और प्लस में जो इनके रहेगा, इनके जो प्लस में रहेगा 3 3 3 3, ये देखो प्रत्येक x1 x2 x3 के साथ में जुड़ते जा रहे हैं, यानी ये +3 +3 +3 +3 कितनी बार लिखा जाएगा, कितनी संख्याएं हैं 13 संख्याएं हैं, यानी 13 बार लिखा जाएगा। और 13 बार यदि 3 3 3 को अपन ऐड करेंगे तो कितना आएगा 39 आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या होगा 13 है। अब देखिए यहाँ पे क्या देखा है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x
13 तक है इस प्रकार से, ठीक है। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डैश डैश प्लस x13 तक है। और हमें इस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश x13 तक की जो वैल्यू है वो पता है कितनी है, 312 है। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 312 है प्लस 39, यहाँ से 39 आएगा। और अपॉन में क्या है इसके अपॉन में है 13 है। अब इसको ऐड कर लेंगे, ये ऐड कर लिया। और डिवाइड कितना करना है, 13 का डिवाइड करना है। और जैसे डिवाइड करेंगे तो अब अपने पास में कितना आ जाएगा, 27, 27 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, 27 आ जाएगा। जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे ना, 13 का डिवाइड करेंगे ये इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। देखिए यह तो है टोटल पूरा करने का तरीका, जिस तरीके से हमें करना है, ठीक है। और अगर सीधा इसमें देखा जाए तो प्रत्येक में जो 24 था, 24 में कितने, अगर प्रत्येक में 3 3 जोड़ रहे हैं ना, यानी 3 की अधिकता हो जाएगी किसमें, इसके मध्य में ही हो जाएगी। अगर हमें अवसाध्य में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए इस प्रकार से, तो हम जैसे मध्य 3 दे रखा है तो मध्य में 3 डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें मध्य में 3 जोड़ के इसको डायरेक्ट 27 कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें नंबर मिलते हैं सिर्फ तरीके के, क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन सेट होता है। और 3 नंबर का क्वेश्चन यदि सेट हो रहा है तो यहाँ पे नंबर किसके हैं, तरीके के हैं। तो मैंने जो किया है ये पूरा प्रोसेस आपको करने, इसमें आपको तो करना ही पड़ेगा तरीके के लिए, है वैसे शायद आपके आते नहीं है पेपर में। ओके, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है। एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन, एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का, एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3,000 रुपए है। मासिक वेतन 3,000, उसमें गिर गया था, साथ में चला जाता उसके, 3,000 रुपए है, ठीक है। एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना है, 3,000 रुपए, यानी एवरेज सभी को 3-3 हजार रुपए मिलते हैं। एवरेज लगा लिया इसने कि जो कम ज्यादा है तो वो मान लीजिए लगभग सभी को 3,000 रुपए मिल रहे हैं, इस प्रकार से आपको सेट करके इसने दे दिया है। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर, एक कर्मचारी एक कर्म के सेवानिवृत्त होने पर शेष, सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का औसत
मासिक वेतन 3,200 हो जाता है। ₹3,200 हो जाता है। ठीक है। सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय कितना वेतन था का सेवानिवृत्ति के समय कितना वेतन था। तो जो अभी 8 का क्वेश्चन किया है उसके जैसे क्वेश्चन है सेम, यानी एक संख्या हटा दी जाए तो वो संख्या कितनी थी, उसी प्रकार से क्वेश्चन है। तो देखिएगा, हल 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन, 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3,000 रुपये। ठीक है। 5 कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन 500 का टोटल कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3,000 इक्वल टू 15,000 रुपये, 15,000 रुपये। ठीक है। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष 4 कर्मचारियों का मासिक वेतन, और ये कितना है, 3,200 रुपये। 4 कर्मचारियों का मासिक वेतन नहीं, सॉरी, ऊपर वाले में अपन ने मासिक वेतन लिख दिया, कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन आएगा, औसत मासिक, ऊपर वाले में अपन ने सिर्फ मासिक वेतन लिख दिया, मासिक वेतन नहीं आएगा, औसत मासिक वेतन आएगा, और नीचे वाले में कुल मासिक वेतन बराबर 4 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 4 गुणा 3,200, 008, 12,800 रुपये। ठीक है, 12,800 रुपये सेवानिवृत्त कर्मचारी का मासिक वेतन। सेवानिवृत्त कर्मचारी का मासिक वेतन कितना हो जाएगा, ये 15,000 में से घटा देंगे, 15,000 माइनस 12,800 कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 2200, 2200 रुपए। ओके। तो सेवानिवृत्ति के समय उसका कितना वेतन था? देखो, जो सेवानिवृत्ति के समय ये जो लिख रखा है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ है कि वहम पैदा करने के लिए है। सेवानिवृत्ति कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय ये जो दे रखा है ये उसी समय का आएगा, ठीक है ना, ये उसी समय की बात हो रही है सारी। तो ये जो इस प्रकार से लिख रखा है कि वो सेवानिवृत्ति के समय कैसे निकाले, वो तो पहले ही रिटायर हो गया, तो इसमें ज्यादा गौर करने की बात नहीं है, ये उसी समय की बात हो रही है, ठीक है। ये सारी की सारी बातें उसी समय की हो रही है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज जो है फर्स्ट, ये फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब इसके सेकंड एक्सरसाइज के एग्जांपल करते हैं कुछ। आप सेकंड जो एक्सरसाइज है उसमें से कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसके एक दो एग्जांपल करवा देता हूँ किस प्रकार से करने हैं हमें। ठीक है, हो गए? लिख ले फटाफट, जल्दी करो। देखिएगा, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है माध्य की, लेकिन उसमें सिर्फ एक्स नहीं दे रखा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, उसमें सिर्फ एक्स नहीं दे रखा है। इसमें सिर्फ क्या दे रखा था, हमें एक लाइन दे रखी थी कि माध्य ज्ञात कीजिए इनका। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के नंबर आ गए, 10 पेपर दिए, 10 पेपरों में नंबर आ गए और उन नंबरों का सीधा बोल दिया कि इनका माध्य निकालिए। आगे इस प्रकार से नहीं होगा, आगे हमें जो प्राप्तांक है एक्स है आंकड़े वो भी दे के रखेगा और प्लस में नीचे एफ है यानी बारंबारता भी देके रखेगा, दो दो देके रखेगा। उनके अंदर जो फॉर्मूला लगाएंगे वो किस प्रकार से हमें करना है, ठीक है। तो देखिएगा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, नेक्स्ट कौन सा एग्जाम्पल है, ये इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं दे रखा, चलो एक एग्जाम्पल ही दे रखा। एग्जाम्पल है एक बगैर किसी नाम का, ये देखिए, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्य की गणना कीजिए। निम्नलिखित बारंबारता बंटन, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से, बारंबारता बंटन सारणी से, क्वेश्चन भी सही नहीं है पूरा, बारंबारता बंटन सारणी से। अब कहोगे से बारंबारता बंटन क्या है, बारंबारता बंटन इसने नाम छोड़ दिया आगे सारणी, तो आप ये पूरा नाम लिख दीजिएगा, बारंबारता बंटन
सारणी से माध्य की गणना कीजिए। माध्य की गणना कीजिए। ठीक है, इसने एक टेबल जो सारणी है वो बना रखी है इस प्रकार से। एक्स एफ 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 5 8 9 12 5 8 9 12 6 6 4 6 6 4। ये इसने एक बारंबारता बंटन बना के दे रखा है। ठीक है, बारंबारता बंटन बना के दे रखा है। हमें इसकी एक अलग से सारणी बनाएंगे, हल करेंगे, हल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे इसकी। ठीक है, तो इसकी एक सारणी बना दीजिए। सबसे पहले तो इस प्रकार से एक सारणी बना देंगे। माध्य ज्ञात करना है, इसलिए इसमें कितने कॉलम होंगे, 3 कॉलम होंगे। ठीक है, सबसे पहला कॉलम किसका है, एक्स का है। तो एक्स क्या क्या दे रखे हैं, 5 6 7 8 9 10 11। ओके, फिर 5 8 एफ जो जो दे रखी है, एफ के सामने जो दे रखे हैं उनको हम इस प्रकार से लिख देंगे यहाँ पे 5 8 9 12 6 6 4। ठीक है, ये जो एक्स था, एक्स प्राप्तांक, ये एफ था, एफ बारंबारता, ये बारंबारता हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब है एफ एक्स। एफ एक्स का क्या मतलब हो गया कि एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करके लिखना है, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो एफ को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देखे 5 5 जा 25, इस प्रकार से कर लेंगे इसको। ठीक है, ये आएंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिएगा 5 5 25, ये हो गए 48, 7 9 हो गए 63, 8 12 हो गए 96, 9 6 हो गए 54, 10 6 हो गए 60 और 11 4 हो गए कितने, 44 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सिग्मा एफ निकालना है, यानी एफ का योग। ये ऊपर एफ लिख रखा है ना, तो सिग्मा एफ मैंने लिखा है और हमें इसका क्या करना है, योग करना है। तो योग करेंगे, ये टोटल योग कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और ये सिग्मा एफ एक्स हमें निकालना है। क्या निकालना है, सिग्मा एफ एक्स। ये कॉलम थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था, थोड़ा छोटा हो गया। एफ एक्स पूरा नहीं आ रहा है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू, तो इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। ये लीजिए, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 390। ठीक है, 390, 390। इस प्रकार से इसको याद योग कर रहे हैं। ये सिग्मा, ये एफ एक्स है और इसके आगे सिग्मा लगा दिया। सिग्मा मतलब क्या कह रहा है कि योग है, और किसका योग है, एफ एक्स का, वो कितना है 390, और ये योग है, योग किसका, एफ का योग है, तो ये कितना हो गया है, 50 हो गया है। ठीक है, याद क्या करना है, समांतर माध्य। क्या याद करना है, समांतर माध्य। अतः है समांतर माध्य। अतः है समांतर माध्य एक्स बार इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला होता है किसका, समांतर माध्य का। ये फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ है, और सिग्मा एफ एक्स कितना अपने पास में 390 है,
तो हम 390 तो ऊपर लिखेंगे और बट्टा में कितना 50, 50 नीचे लिख देंगे। ठीक है, ओके। अब 0 से 0 कट जाएगा और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 7 जा 35, 4 0 5 8 जा 40। ठीक है, तो इस प्रकार से माते क्या आ जाएगा 7.8 आ जाएगा। ओके, इस प्रकार से हमें एक क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन देखो बिल्कुल सिंपल है। पहले के जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या था कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, सिग्मा एक्स बटे एन। सिग्मा एक्स क्या था एक्स का योग और एन उनकी संख्या थी। यहाँ पे देखो हमें दो दे रखे हैं, सारणी में दो दे रखे हैं, कौन से एक्स एफ। एक्स की वैल्यू हमें अलग दे रखी है और एफ की वैल्यू अलग दे रखी है। ठीक है, उसमें सिर्फ एक्स ही देके रखता था, लेकिन इसमें एफ और एक्स दोनों दे रखे हैं। तो इसके लिए कौन सा आएगा एक्स की वैल्यू, तो हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो दे रखी है वो और एफ की वैल्यू 5 8 9 6 ये दे रखी है। और हम क्या करेंगे अब एफ एक्स निकाल लेंगे, एफ एक्स यानी एफ और एक्स का मल्टीप्लाई। ठीक है, एक्स से प्राप्तांक और बारंबारता का मल्टीप्लाई, तो प्रत्येक को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जो जिसके सामने है उसको। ठीक है, और फिर उनका योग कर लेंगे दोनों का अलग अलग। एफ का योग करना है एक्स का, एफ एक्स का योग करना है और एक्स का कोई योग नहीं करना, एक्स किसी काम में अब नहीं आएगा। एक्स यहाँ तक काम में आ गया, इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसमें जुड़ गया साथ में। ठीक है, और फॉर्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा, माते का फॉर्मूले क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ है, यानी एफ एक्स का योग और बटा में एफ का योग। तो जैसे इसमें इसका डिवाइड देंगे 7.8 आ जाएगा और 7.8 क्या आ जाएगा इसका माध्य आ जाएगा। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। ये था एक सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, अब इस एक्सरसाइज में एक एग्जांपल फर्स्ट, ये एग्जांपल तो अलग से था, एक एग्जांपल और है, फर्स्ट एग्जांपल नाम दे रखा है उसका, उसको करते हैं। उसमें देखिए क्या क्या दे रखे हैं, उसमें सेम दे रखा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का मध्य ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से दे रखा है और सारणी चेंज है लेकिन। ठीक है, ये एग्जाम्पल ही है, पहला एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का ये। यहाँ पे इसमें एफ एक्स की वैल्यू चेंज है, सॉरी एक्स और एफ की वैल्यू चेंज है। ठीक है, तो हम भी एक्स और एफ की वैल्यू चेंज कर देंगे, बाकी क्वेश्चन सेम आएगा। तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या क्या दे रखी है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 दे रखी है। ठीक है, और एफ की वैल्यू क्या क्या दे रखी है 2 5 6 4 2 2 6 4 2 2। ठीक है, इस प्रकार से दे रखी है। अभी एक कॉलम कम है इसमें, तो 1 एक्स की वैल्यू क्या क्या है 1 2 3 4 5 6 और एफ की वैल्यू क्या क्या है 2 5 2 5 6 4 2 2। बिल्कुल सही है, 2 5 6 4 2 2। ठीक है, अब क्या करना है हमें एफ एक्स याद करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 10 18 16 10 और ये 6 2 जा 12 हो गया। ठीक है, अभी इनका ऐड करना है तो इनका ऐड कर लेंगे। ये तो कितना आएगा ऐड करने पे 10 और ये 8 और ये 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना आएगा 10 2 2 2 6 21 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 हो गया, ये 68 हो गया और इसको ऐड करेंगे 21 हो गया। माध्य आता है, समांतर माध्य याद करेंगे, फॉर्मूला वही लगेगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, बस इसमें जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर तो आएगा 68 और नीचे वाला क्या आ रहा है अपना 21 आ रहा है, तो यहाँ से ये क्या लिख लेंगे अपन 21 आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें इसका डिवाइड करने पे जो आंसर मिलेगा वो आंसर है 3.2 ले लो। ठीक है, इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। अब आशा करता हूं कि क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया होगा। आ गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन अभी सिंपल है। ये सिंपल क्वेश्चन 3 नंबर के क्वेश्चन में कम ही आता है ज्यादातर। तो इसमें क्या आएगी, कल्पित माध्य वाले क्वेश्चन आएंगे। कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करना, वो क्वेश्चन ज्यादातर 3 नंबर में अपने पास में इसमें आता है। 3 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं इस एक्सरसाइज से। इस प्रकार से 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। लास्ट क्वेश्चन जो 30 का 10th क्लास में जो 30 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट लास्ट पेपर में 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन है वो यही आता है। ठीक है, ये सिंपल वाले नहीं आते उसमें। सिंपल है, आपको सिंपल से समझना है और धीरे धीरे अपन बड़े क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये जो सिंपल क्वेश्चन है ये तो एक आधे नंबर में आ जाएगा, इसमें से कोई पूछेगा तो। बाकी जो बड़े क्वेश्चन है, इसमें बड़े क्वेश्चन वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो भी सिंपल ही है, हार्ड नहीं है। बस उनको करने का तरीका थोड़ा प्रोसेस लंबी हो जाएगी उनमें। ये जल्दी खत्म हो जाता है, वो इतने जल्दी नहीं होगी, बस इतने फर्क है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन ज्यादा पेपर में आते हैं। अभी इसमें अपन ने देखिए, मैं इसमें एक एग्जांपल और है, ये और करवा देता हूँ। एक एग्जांपल और है, ये मैं करवा देता हूँ और फिर आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये मैं सेंड कर दूंगा आपके पास में। ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ठीक है, एक कारखाने में 50 अधिकारियों का दैनिक वेतन निम्न प्रकार है। याद रखा है, एग्जाम्पल जो सेकंड है वो है, एक कारखाने में 50 कर्मचारियों का दैनिक वेतन, 50 कर्मचारियों का दैनिक का अर्थ क्या हो गया, दिन का। ठीक है ना, दैनिक का अर्थ है रोज का, दैनिक दिन, प्रतिदिन। दैनिक वेतन निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है। दैनिक वेतन दे रखा है, सारणी दे रखी है। वेतन और 1 मिनट, ये कर्मचारियों नहीं है, ये अधिकारियों है, अधिकारियों का। ये देखने में मिस्टेक हो गई, अधिकारियों, 50 अधिकारियों का दैनिक वेतन दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ऊपर दे रखा है वेतन, वेतन यानी एक्स। ठीक है, और दूसरा दे रखा है अधिकारियों की संख्या, अधिकारियों, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, अधिकारियों की संख्या, और ये क्या है, एफ से आएगी। ठीक है, वेतन कितना है, 450, 475, 500, 450, 475, 500, 525, 550, 525, 550, इतना इतना वेतन इन अधिकारियों को मिल रहा है। तो 450 कितना, कितने अधिकारियों को मिल रहा है, 12 को 450 मिल रहा है, 13 को मिल रहा है 475, 500 मिल रहा है 7 कर्मचारियों को, 10 कर्मचारियों को मिल रहा है 525, और 550 जो है वो 8 कर्मचारियों को मिल रहा है। ठीक है, इस वेतन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, इसके इनके वेतन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसके नीचे क्वेश्चन लिख लीजिएगा, पूरा पूरा क्वेश्चन इस प्रकार से है नीचे, वेतन का, इनके वेतन का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके नीचे लिख लीजिएगा, तो ज्यादा लिखेंगे तो फिर सारणी नहीं बन पाएगी। मैं लिख देता हूं, चलो। इनके वेतन का
समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इनका सभी का वेतन लिख लेते हैं और फिर इनका एफएक्स भी निकाल लेंगे, इनका योग भी कर लेंगे। ठीक है, एक्स का मतलब क्या है? वेतन। वेतन किसमें है? रुपयों में है, तो वेतन कितना आएगा? ये जो वेतन था 4050 से 450 से शुरू हुआ था, 450, 475, 500, 525 और 550। इसमें कर्मचारी कितने थे? 450 में ये 12 कर्मचारी थे, इसमें 13 है, 7, 10 और 8 कर्मचारी थे। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले का मल्टीप्लाई आएगा 5400। ठीक है, दूसरे का मल्टीप्लाई आएगा 6175। तीसरे का मल्टीप्लाई 3500 आएगा। ठीक है, 3500 आएगा। चौथे का मल्टीप्लाई 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5250 हो जाएगा, 5250 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4400 यानी 4400। ये ऐड करेंगे तो कर्मचारियों की संख्या तो हमें पहले दे रखी है 50 है, तो अधिकारियों की संख्या, अधिकारी कितने हैं? 50 है, और इसको जब ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 24725 आएगा। ये कितना आएगा? 24725। ठीक है, अब हमें क्या करना है? समांतर माध्य निकालना है इसका। तो समांतर माध्य हम 24725 में 50 का भाग दे देंगे। 24725 बटे 50। तो जैसे इसका भाग देंगे, भाग देने पे जो संख्या आएगी वो है 494.5 रुपए। 494.5 रुपए ये औसत वेतन आ जाएगा, यानी प्रत्येक को लगभग इतना रुपया मिल रहा है। ठीक है, औसत वेतन क्या आ गया? 494.5 रुपए, यानी लगभग प्रत्येक को इतना इतना रुपया मिल रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ये तो थे एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिए हैं। अब बच गए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसी के अनुसार करने हैं। 6 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और इसी के अनुसार करने हैं। हाँ, एक आध क्वेश्चन में पॉइंटों में संख्या दे रखी है, तो पॉइंटों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उसका आसानी से हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 में जो चेंजिंग आएगा, वैसे तो मैं करवाऊंगा ये क्वेश्चन सारे के सारे, पर क्वेश्चन नंबर 7 में जो चेंजिंग आएगा ना, वो किस प्रकार से आएगा कि उसमें एक संख्या यहाँ पे छोड़ रखी है, पी दे रखा है, इसमें बारंबारता में एक संख्या पी दे रखा है और माध्य दे रखा है। तो आप योग करोगे, यहाँ पे प्लस में पी आता रहेगा, और प्लस में पी आने के बाद में आप जैसे इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे, जो भी मल्टीप्लाई करोगे, सोल्व करोगे थोड़ा सा, और समांतर माध्य की जगह वो पी का मान इसमें जो समांतर माध्य का जो मान दे रखा है वो ज्ञात करोगे तो पी का मान आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं सेंड करता हूँ, आप इसको कर लीजिएगा। तो कल का विश्वास, कल क्लास नहीं होगी अपनी। ओके, कल क्लास नहीं होगी, कल नवरात्र स्थापना का, हाँ, मतलब नवरात्र खत्म हो रहा है कल, तो उसके कारण कल क्लास नहीं होगी। ओके, मिलेगा तब तो क्लास कर लेने की कोशिश करेंगे, पर जहाँ तक है 90% से ऊपर चांस है कि क्लास नहीं होगी कल। अभी तो आपके पास में परसों संडे रह जाएगा, अगले दिन, तो 2 दिन का टाइम है। आप क्या है कि ये इसके जो एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है वो सेम इसी बैच पे चलेंगे और आप उनको करने की कोशिश कर लीजिएगा। ओके, बाय।